वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज का हमारा नया टॉपिक है पावर शेयरिंग। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, पावर शेयरिंग, पावर का शेयर करना। तो 9th क्लास में आपने डेमोक्रेटिक सेटअप के बारे में पढ़ा है, इसके साथ साथ उसकी नीड के बारे में जाना, किस तरह के सेटअप को हम डेमोक्रेटिक सेटअप कहेंगे। हमने जाना कि किस तरह से डेमोक्रेटिक सेटअप में गवर्नमेंट के डिफरेंट पार्ट्स में पावर का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दैट इज़ फर्स्ट पार्ट लेजिस्लेटिव में, सेकंड पार्ट एग्जीक्यूटिव में, थर्ड पार्ट जुडिशरी में। तीनों पार्ट्स जो हैं इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। तो इस चैप्टर में हम श्रीलंका और बेल्जियम की एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कि किस तरह से पावर शेयरिंग को लेकर इन दोनों देशों ने इसका सामना किया, और देखेंगे कि किस तरह से डेमोक्रेटिक सेटअप पावर शेयरिंग को इंश्योर करता है, और एट द एंड कंक्लूज़न निकालेंगे कि किस तरह से पावर शेयरिंग डेमोक्रेटिक सेटअप में सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एथनिक वेरिएशन जो कि बेल्जियम और श्रीलंका में पाई जाती है। तो सबसे पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं बेल्जियम का। बेल्जियम यूरोपियन कॉन्टिनेंट में एक बहुत ही छोटा सा देश है जिसकी सीमा नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ लगती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से ऊपर है जो कि हरियाणा राज्य से लगभग आधी है। इस देश की एथनिक वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है एथनिक। एथनिक का मीनिंग होता है कि ऐसी सोशल डिवीज़न, मीन्स समाज में एक ऐसा सेटअप जिसमें अलग अलग लोगों का मीन्स जो वो डिफरेंट रीजन से हो सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले हो सकते हैं, उनकी नेशनलिटी अलग हो सकती है, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस और कल्चर जो है सेम होता है। इसको हम कहते हैं एथनिसिटी। जैसे भारत और पाकिस्तान के लोगों का कल्चर लगभग एक जैसा है, तो हम कह सकते हैं कि इसको हम एथनिक ग्रुप कह सकते हैं। आई थिंक ये टर्म आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। तो बेल्जियम एक एथनिक वेरिएशन वाला कंट्री है। देश की कुल आबादी का 59% फ्लेमिश रीजन में रहता है जो कि डच लैंग्वेज बोलता है। डच का मीनिंग है नीदरलैंड की लैंग्वेज, जिसको हॉलैंड भी कहते हैं, ओल्ड नेम है नीदरलैंड का। इसके साथ साथ 40% लोग जो है वैलोनियन रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। बाकी के 1% जो हैं वो जर्मन बोलते हैं। देश की राजधानी ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच हैं और 20% जो हैं डच स्पीकर हैं। गिनती में कम फ्रेंच बोलने वाली कम्युनिटी अमीर और पावरफुल थी। डच बोलने वाली कम्युनिटी ने इसका विरोध किया क्योंकि उनको जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो एजुकेशन थी उस काफ़ी देर के बाद मिली थी। इसकी वजह से फ्रेंच और डच कम्युनिटी जो फ्रेंच स्पीकर और जो डच स्पीकर थे उनके बीच में 1950 और 1960 के दौरान तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ये तनाव कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में सबसे ज़्यादा था। ब्रुसेल्स में ये प्रॉब्लम थी कि ज़्यादा गिनती वाले मीन जिनका नंबर ज़्यादा था, जो डच थे, उनकी आबादी ब्रुसेल्स में फ्रेंच बोलने वालों से बहुत ज़्यादा कम थी। तो ये जो थी एथनिक वेरिएशन उस टाइम के ऊपर बेल्जियम में मौजूद थी। अब हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं श्रीलंका का। श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है जो कि भारत के राज्य तमिलनाडु के साउथ कोस्ट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी आबादी 2 करोड़ है। साउथ एशिया के दूसरे देशों की तरह इसमें भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं। इसमें बड़ा ग्रुप सिन्हाला स्पीकर्स का है जो कि कुल आबादी का 74% है। बाकियों में 18% तमिल हैं जिनमें 2 ग्रुप हैं। इनमें श्रीलंकन तमिल 13% है। बाकी के 6% वो लोग हैं जिनके पूर्वज प्लांटेशन वर्क के लिए ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड भारत से श्रीलंका आए थे। ज़्यादातर सिन्हाला स्पीकर बौद्ध धर्म को मानते हैं, जबकि ज़्यादातर जो तमिल हैं या तो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। 7% जो हैं वो क्रिश्चियन हैं जो कि या तो तमिल है या सिन्हाला बोलते हैं। अब इस हालात के बारे में सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बेल्जियम में डच कम्युनिटी अपनी ज़्यादा आबादी के कारण फ्रेंच और जर्मन बोलने वालों को दबा सकती है, मीन्स उनके राइट्स को सप्रेस कर सकती है, जिससे देश में पूरी तरह से जो डिवीज़न हो सकती है। हर ग्रुप अपनी तरह से ब्रुसेल्स पर हक जताने की कोशिश करेगा। श्रीलंका में भी सिन्हाला कम्युनिटी जो है वो पूरे देश पर हक जमाने की कोशिश करेगी। अब हम देखते हैं कि इन देशों ने किस तरह से इन हालातों का सामना किया। मेजोरिटेरियन इन श्रीलंका मीन्स किस तरह से श्रीलंका में मेजॉरिटी कम्युनिटी ने अपना इम्पैक्ट जो है बाकी की कम्युनिटीज़ के ऊपर डाला।
1948 में श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था। सिन्हाला कम्युनिटी के नेताओं ने अपनी मेजोरिटी के दम पर सरकार के ऊपर दबाव बनाया। एज ए रिजल्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने मेजोरिटेरियन तरीके बनाए, मीन्स जो मेजोरिटी कम्युनिटी थी उसके हिसाब से अपनी जो पॉलिसी थी उनको अमेंड किया। 1956 में एक कानून पास हुआ जिसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। सरकार ने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जो कि सिन्हाला जॉब की सीकर्स के लिए आइडियल थी, मीन्स सिर्फ जो सिन्हाला लैंग्वेज को बोलते थे उनको ही जॉब्स के लिए सही माना जाता था और उनको यूनिवर्सिटी पोजीशंस और गवर्नमेंट जॉब्स दी जाती थी। नए संविधान का निर्माण किया गया जिसमें कहा गया कि सरकार बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट और प्रोपेगेट करेगी। इस तरह के प्रावधानों से श्रीलंकन तमिल्स में अलगाव की भावना आ गई। वह महसूस करने लगे कि कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी उनके लैंग्वेज और कल्चर के प्रति ध्यान नहीं दे रही है। उनका मानना था कि संविधान और सरकारी नीतियों ने उनके राजनीतिक अधिकारों, जॉब्स और दूसरी चीज़ें जिनका उनके ऊपर हक है उनको डिनाई कर दिया है, उनसे मना कर दिया है, जिसके कारण सिन्हाला और तमिल कम्युनिटीज़ में तनाव बढ़ता चला गया। श्रीलंकन तमिलों ने पार्टी बनाई और तमिल भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए मूवमेंट चलाया। इसके साथ स्थानीय शासन, मीन्स ऐसे इलाके जहाँ पे तमिलों की आबादी ज़्यादा थी वहाँ पे उन्होंने डिमांड की कि उनका रूल होना चाहिए और इसके साथ शिक्षा तथा नौकरियों में भी उनको हक मिलना चाहिए। लेकिन तमिल आबादी वाले इलाकों में उनके शासन की मांग को एक्सेप्ट नहीं किया गया। 1980 में बहुत सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक अलग इंडिपेंडेंट देश तमिल एलम की मांग की, जिससे दोनों कम्युनिटी में झगड़ा बढ़ता चला गया, जिससे सिविल वॉर का रूप ले लिया, जिसके कारण दोनों ही कम्युनिटीज़ में हज़ारों लोग हिंसक झड़प में मारे गए। कई लोगों को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। नेक्स्ट टॉपिक है अकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम ने इसको किस तरह से सॉर्ट आउट किया। बेल्जियम ने इसे अलग तरीके से लिया। उन्होंने स्थानीय जो डिफरेंसेस थे में जो रीजनल डिफरेंसेस थे और जो कल्चरल डाइवर्सिटी थी उनको मान्यता दी। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने 4 बार अपने संविधान का संशोधन किया, मीन्स उसमें अमेंडमेंट की बदलाव किया ताकि एक ऐसा सिस्टम तैयार हो जिसमें सभी कम्युनिटी एक साथ पीसफुली जो है एक ही देश में रह सकें। उन्होंने कुछ बदलाव किए जो इस प्रकार हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच बोलने वाले मिनिस्टर्स की जो नंबर्स है वो इक्वल रहेगा, इसमें कोई भी सिंगल कम्युनिटी अकेले डिसीजन ले सकती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं रहेगी। थर्ड प्रोविज़न था ब्रुसेल्स में एक अलग गवर्नमेंट बनेगी जिसमें दोनों कम्युनिटीज़ के जो लीडर्स हैं वो इक्वली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। फोर्थ पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक तीसरी तरह की गवर्नमेंट होगी जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाएगा। इसमें एक भाषा के लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाएगी, मीन्स डच के द्वारा अलग सरकार, फ्रेंच के द्वारा अलग और जर्मन के द्वारा अलग। मीन्स ये लैंग्वेज बेस्ड सरकार होगी जो कि कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज से जुड़े मामले देखेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बेल्जियम का जो सिस्टम है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ये वहाँ के लोगों के लिए भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये अभी तक बहुत अच्छे तरीके से काम करता आया है। इसने 2 कम्युनिटीज़ के बीच के तनाव को ख़त्म कर दिया है और साथ साथ देश को लैंग्वेज के बेस के ऊपर डिवाइड होने से बचाया है। जब बहुत से देशों ने मिलकर यूरोपियन यूनियन बनाई तो इस पीसफुल कंट्री को देखते हुए ब्रुसेल्स, जो कि कैपिटल सिटी है बेल्जियम की, यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर के रूप में चुना। तो इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक।